चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि तनासिया मेज़ पर बैठी कुछ ज़रूरी कागजात या हिसाब किताब का काम कर रही होती है। लगातार काम करते रहने की वजह से वो बहुत थकी हुई और थकावट एग्जॉस्टेड महसूस कर रही होती है। वो अपनी आंखें मलती है या गहरी सांस लेती है, जिससे साफ पता चल रहा होता है कि इस नए महल और अपनी जिम्मेदारियों को संभालने में उसकी कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है। और वो अपने मन में कहती है कि आज़कान का अविश्वास और शक मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरा है। क्या मुझे खुद को इस पूरी कहानी से अलग कर लेना चाहिए? अगर मैं यहां से कहीं दूर भाग जाऊं तो मैं जिंदा तो बच ही जाऊंगी, है ना? नहीं, ब्रेलॉफ हाउस के मुखिया और लैंड ऐसा कभी नहीं होने देंगे। वैसे भी मैं अभी सिर्फ 15 साल की हूं। मेरे लिए अकेले सफर करना इतना आसान नहीं होगा। हम अपनी किस्मत डेस्टिनी को बदलने के लिए मुझे आखिरकार क्या करने की जरूरत है? तभी तनासिया को कोई आवाज लगाता है। लेडी तनासिया, कृपया उस समस्या को हल कीजिए जो मैंने अभी अभी आपको समझाई है। और हमें इस लेडी के बारे में बताया जाता है। मार्तेला, हाउस ऑफ ब्रेलॉफ की गवर्नेंस शिक्षिका। तनासिया सक पकाते हुए कहती है, आह, ठीक है। और वो मार्तेला द्वारा दी गई समस्या या कागजात को देखने लगती है, जबकि उसका दिमाग अभी भी अपनी उलझनों में फंसा होता है। तनासिया घबराकर अपने मन में कहती है, हे भगवान, मैं ख्यालों में इस कदर खोई हुई थी कि मैंने लेसन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो कागज पर लिखी समस्या को ध्यान से देखती है और अपने मन में कहती है, चलो देखते हैं। हाँ, क्या? यह तो हैरान करन देने वाली हद तक बेहद आसान सवाल है। तनासिया टीचर मार्तेला से कहती है, इसका जवाब तेरा है। टीचर हैरान होकर कहती है, माय लेडी, क्या आपने यह समीकरण इक्वेशन अभी बारी अपने दिमाग में ही हल कर लिया? तनासिया कहती है, हाँ, लेकिन मैंने एक अलग समीकरण का इस्तेमाल किया। मुझे लगा कि अगर मैं इस तरीके से हल करूंगी तो यह ज्यादा आसान हो जाएगा। टीचर दंग रह जाती है और अपने मन में कहती है, आहा, यह तो कमाल है। तभी तनासिया को खुद पर अचंभा होता है और वह अपने मन में कहती है, हाँ, मुझे यह सब कैसे पता है? टीचर मार्तेला अपनी आंखें बड़ी करके बेहद प्रभावित होते हुए कहती है, हे भगवान, माय लेडी, मैं जानती थी कि आप असाधारण हैं, लेकिन यह तो मेरी कल्पना से भी परे है। तनासिया थोड़ा झेपते हुए कहती है, सच में? मार्तेला गंभीर होकर आगे कहती है, आप इस चीज को लेकर इतनी अड़ी हुई थी कि मैं आज तक आपको मना नहीं कर पाई, लेकिन आज मुझे इस बात पर उंगली उठानी ही होगी। यह बात साफ करनी ही होगी। तनासिया हैरान होकर पूछती है, हाँ हाँ, किस बात पर? मार्तेला कुछ किताबें आगे बढ़ाते हुए कहती है, यहां देखिए। क्या इन किताबों में कोई भी ऐसा सवाल है जिसे आप हल नहीं कर सकती? तनासिया पन्ने पलटते हुए सोचती है, हम? नहीं, मैं इन सबको हल कर सकती हूँ। फिर वह जोर से कहती है, ये तो एडवांस्ड मैजिकल फॉर्मूले, उच्च जादुई सूत्रों की टेक्स्ट बुक्स हैं। मार्तेला उसकी बात सुनकर और भी दंग रह जाती है और कहती है, माय लेडी, आपने यह सब पहले कभी नहीं सीखा है। क्या आप समझ रही है कि मैं क्या कह रही हूँ? लेडी तनासिया, आप गणित की एक असाधारण प्रतिभा है, इसलिए कृपया सॉर्सरी, जादू टोना या एलिमेंटल मैजिक, तत्व जादू सीखने में अपना समय बर्बाद करना बंद कर दीजिए। तनासिया को अचानक एक बहुत बड़ी बात समझ आती है और वो अपने मन में गहराई से सोचने लगती है। सोचकर देखूं तो मैंने कभी इस बात पर सवाल ही नहीं उठाया, क्योंकि यह सब मेरे अंदर इतनी स्वाभाविक रूप से आ गया था। उस सपने में मैंने यह पहचान लिया था कि आर्सकान के शरीर पर बने हुए प्राचीन शिलालेख, एंशंट स्क्रिप्ट और जादुई सूत्र, मैजिक फॉर्मूले आखिरकार क्या थे। उपन्यास नॉवल में भी तनासिया को लिविंग वेपन, जीवित हथियार के प्रयोगों के बारे में इसलिए पता था क्योंकि वो उन सभी जादुई सूत्रों को पढ़ सकती थी। लेकिन पुरानी तनासिया ने अपनी इस काबिलियत को कभी आगे बढ़ने या निखरने नहीं दिया, क्योंकि उसने नोत्सिया की तरह बनने की अंधी होड़ में
उन चीज़ों को सीखने में अपना समय बर्बाद कर दिया जिनके लिए उसके पास कोई टैलेंट, प्रतिभा था ही नहीं। उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है और वो खुद से कहती है, यही तो बात है। अपनी इस मुख्य प्रतिभा का सही इस्तेमाल करके मैं अपनी किस्मत बदल सकती हूँ। मार्तेला पूरे जोश और उम्मीद के साथ तनासिया से कहती है, लेडी तनासिया, आप पूरे आरवेन की नहीं बल्कि इस पूरे महाद्वीप की सबसे महान विद्वान बन सकती है। तनासिया चौंकते हुए अपने मन में दोहराती है, हाँ, एक विद्वान? मार्तेला आगे कहती है, बेशक, ऐसा तभी मुमकिन होगा जब आप अपनी इस प्रतिभा को छिपाना बंद कर देंगी। अगर लॉर्ड ऑरलैंड को इस बारे में पता चला तो वो बेहद खुश हो जाएंगे और आपकी पढ़ाई पर खर्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तनासिया कुछ देर सोचती है। फिर वो मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, आप इसके बारे में पिताजी को बता सकते हैं। मैं भी उन्हें अपने लिए खुश होते हुए देखना चाहती हूँ। तनासिया दृढ़ संकल्प के साथ अपने मन में सोचती है। नॉवेल में तनासिया ने जो गलतियां और फैसले किए थे उन्हें दोहराने की मेरे पास कोई वजह नहीं है। ये मेरे लिए अपनी किस्मत को बदलने का एक और बेहतरीन रास्ता हो सकता है। तभी सीन चेंज होता है और तनासिया टहलते हुए अपने मन में कहती है, अब जब अपने इस भयानक भाग्य किस्मत से बचने का एक और रास्ता दिखाई दे रहा है तो मैं काफ़ी उम्मीद महसूस कर रही हूँ। हाँ, यहाँ बहुत सारे बदलाव वेरिएबल्स हैं कि मैं अपनी किस्मत का पूरा फैसला सिर्फ इस बात पर नहीं छोड़ सकती कि आस्कान मेरे बारे में क्या महसूस करता है। मुझे खुद की रक्षा करने का रास्ता ढूंढना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि अचानक पानी हवा में तैरते और उड़ते हुए सीधे तनासिया की तरफ आने लगता है। ओह बच्चों, हे! इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, पानी की बौछार उसके ऊपर गिरती है। तनासिया पूरी तरह से भीग जाती है और अपने मन में कहती है, वह आवाज़। तब एक आवाज़ गूंजती है, तनासिया। फिर हमें नोत्सिया दिखाई जाती है और उसके बारे में बताया जाता है। नोत्सिया, तनासिया की छोटी बहन और द बिलवड सेंटेस की हीरोइन। वह बेहद खूबसूरत और मासूम दिख रही है, जिसके चारों तरफ एक पवित्र आभा है। वही नोत्सिया जिसकी तरह बनने की होड़ में पुरानी तनासिया ने अपनी पूरी जिंदगी और असली टैलेंट को बर्बाद कर दिया था। तभी तनासिया को आर्सकान एक रुमाल हैंकरचिफ थमाते हुए कहता है, क्या आप ठीक हैं, माय लेडी? तनासिया रुमाल लेते हुए कहती है, हाँ, शुक्रिया। ऐसा लग रहा है कि तुम भी पूरी तरह भीग गए हो। आर्सकान बिना किसी शिकन के कहता है, मैं ठीक हूँ। तभी नोत्सिया दौड़ते हुए पास आती है और बेहद शर्मिंदा होते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर देना, तनासिया। मुझे पता है कि इस बात पर यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मुझसे यह गलती से हो गया। तनासिया शांत भाव से उसे देखती है और कहती है, मैं ठीक हूँ। नोत्सिया हैरान होकर उसे देखती है। ओह, है? उसे तनासिया के इतने शांत बर्ताव की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पुरानी तनासिया इस पर तुरंत गुस्सा हो जाती। तनासिया अपनी बात दोहराते हुए हल्के से मुस्कुराती है और कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नोत्सिया। तनासिया अपने भीगे हुए कपड़ों को देखते हुए याद करती है और अपने मन में कहती है, ये सब नॉवेल में भी बिल्कुल इसी तरह हुआ था। कुछ मेड्स ने नोत्सिया से उसकी एलिमेंटल एबिलिटी, तत्व जादू की कला दिखाने की मिन्नतें की थी। इसलिए नोत्सिया ने अभी नौसिखिया नोविस होने के बावजूद कोशिश की और आखिरकार उससे ये गलती हो गई। तो फिर इसका मतलब है? तनासिया आगे बढ़कर नोत्सिया को दिलासा देते हुए कहती है, ये तो बस एक एक्सीडेंट थी, है ना? तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो। नोत्सिया को चैन की सांस मिलती है और वो खुश होकर कहती है, सही कहा। तभी तनासिया अपनी आवाज़ को थोड़ा गंभीर और समझदार बनाते हुए उसे समझाती है, लेकिन यहाँ इस तरह खुले में अपनी कला या स्किल्स की प्रैक्टिस करना अच्छा विचार नहीं है। तनासिया आगे समझाते हुए कहती है, यहाँ से मेहमान या बाहर के लोग विजिटर्स गुजर सकते हैं और तुम बिल्कुल नहीं चाहोगी कि गलती से कोई तुम्हारी वजह से
पूरा भीग जाए। नोत्सिया अपनी गलती मानते हुए कहती है, ओह, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। तभी वहां खड़ी नौकरानियां डरते हुए आगे आती है और कहती है, लेडी तनासिया, ये लेडी नोत्सिया की गलती नहीं है, हमारी गलती है। दूसरी नौकरानी भी सुर में सुर मिलाते हुए कहती है, हाँ, ये सच है, हमने ही उनसे अपनी जादुई काबिलियत दिखाने की मिन्नतें की थीं। तनासिया उनकी तरफ ठंडी और गंभीर नज़रों से देखती है और कहती है, तो फिर तुम दोनों को अच्छे से पता है कि तुम लोगों ने क्या गलत किया है ना? नौकरानियां सिर झुकाकर डरते हुए कहती है, जी माई लेडी। तनासिया उन्हें हिदायत देते हुए कहती है, अब से तुम जहां कहीं भी हो, नोत्सिया से अपनी काबिलियत दिखाने की जिद मत करना। जब तुम दोनों ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि वो इतनी मासूम और भोली है कि ऐसी किसी भी रिक्वेस्ट के लिए कभी मना नहीं कर पाएगी। यह सुनकर नौकरानियां हैरान रह जाती हैं। माई लेडी, उन्हें उम्मीद थी कि तनासिया हमेशा की तरह चिल्लाएगी या नोत्सिया को डांटेगी, पर उसने तो नौकरानियों की ही क्लास लगा दी और नोत्सिया का पक्ष लिया। तनासिया अपनी भौहें सिकोड़कर सख्त लहजे में कहती है, क्या जो मैंने अभी कहा वो तुम्हें समझ नहीं आया? क्या मुझे अपनी बात फिर से दोहरानी पड़ेगी? नौकरानियां थर थर कांपते हुए तुरंत कहती हैं, नहीं, हम समझ गए माय लेडी। उनके जाने के बाद नोत्सिया की आंखों में तनासिया के लिए आदर और खुशी साफ दिखाई देती है। वह कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तनासिया। तनासिया बिना कोई बड़ा भाव दिखाई पूछती है, किस लिए? नोत्सिया मुस्कुराकर कहती है, मेरी माफी को स्वीकार करने के लिए और मेरी तरफ से उन नौकरानियों को समझाने के लिए। तनासिया अपना चेहरा थोड़ा घुमाते हुए लापरवाही से कहती है, ओह, कोई बात नहीं, यह तो कुछ भी नहीं था। तभी तनासिया जाने के लिए मुड़ती है, पर उसका ध्यान आरस्कान की तरफ जाता है, जो पूरी तरह भीगा हुआ है। वो नोत्सिया से कहती है, खैर ठीक है, अब मैं चलती हूँ नोत्सिया। नोत्सिया मुस्कुराकर हाथ हिलाती है, बिल्कुल, अपना ख्याल रखना। लेकिन जैसे ही तनासिया मुड़कर जाने लगती है, नोत्सिया उसके चेहरे के हाव भाव देखकर थोड़ी चिंतित हो जाती है। वो अपने मन में सोचती है, अभी अभी तनासिया का चेहरा थोड़ा उदास, ग्लूमी सा लग रहा था। ना जाने क्यों, क्या मैंने अनजाने में कुछ और ऐसा कर दिया जिससे वो मुझसे परेशान या नाराज हो गई? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि आरस्कान और तनासिया वापस महल के अंदर तनासिया के कमरे के पास आ गए हैं। दोनों पूरी तरह भीगे हुए हैं और उनके कपड़ों से पानी टपक रहा है। तभी तनासिया रुकती है और पलटकर कहती है, आरस्कान। आरस्कान हमेशा की तरह अपनी गंभीर और शांत आवाज में जवाब देता है, जी माय लेडी। तनासिया बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उससे कहती है, अपनी वेस्ट और शर्ट उतारो। आरस्कान बिना एक शब्द भी बोले चुपचाप और बेहद सधे हुए हाथों से अपनी भीगी हुई शर्ट उतार देता है। तभी उसकी पीठ और शरीर पर बने गहरे निशाने को देखकर तनाशिया का दिल दहल जाता है। वो ग्लानि और अफसोस से भरकर अपने मन में कहती है, ये सारे घाव, ये सब मेरी ही वजह से हुए हैं, है ना? पुरानी तनाशिया ने इस पर कितने जुल्म ढाए थे। मोहल्ले करान शायद। इसे इन घावों पर तुरंत कोई मरहम, ऑइंटमेंट लगाना चाहिए ताकि इनमें कोई इन्फेक्शन ना फैले। वो कमरे में रखी दराजों को टटोलने लगती है और कुछ ढूंढते हुए बुदबुदाती है, आहा, मिल गया। एक डिब्बी निकालते हुए वो सोचती है, हाँ, ये मरहम काफी रहेगा। तभी वो दवाई लेकर पीछे मुड़ती है और आरस्कान की हालत देखकर हैरान रह जाती है। वो तुरंत पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो आरस्कान? आरस्कान, जो फर्श पर घुटनों के बल बैठा हुआ था, अपनी झुकी हुई पलकों को थोड़ा उठाता है और बिल्कुल सपाट, आज्ञाकारी आवाज में बोलता है, आपने ही मुझे कपड़े उतारने के लिए कहा था माय लेडी। उसे लगा कि तनाशिया उसे कोई नई सजा देने वाली है या कोड़े मारने वाली है, जैसा वो अक्सर करती थी। तनासिया उसकी ये बात सुनकर और उसे फर्श पर इस तरह बैठा देख असहज हो जाती है। वह तुरंत कहती है, हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तुम इस तरह घुटनों के बल ऑन योर नीज
क्यों बैठे हो? तनासिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह पूरी तरह सहमकर अपने मन में कहती है, ओह, याद आया, उस सपने में बिल्कुल ऐसा ही तो हुआ था। मैंने अपनी सनक में उसके नंगे बदन, बैन टॉर्सो पर कोड़े बरसाए थे, ताकि मैं उसकी अपने शरीर को स्टील की तरह सख्त बनाने की काबिलियत, अबिलिटी टू हार्डन बॉडी इनटू स्टील, की परीक्षा ले सकूं। मैंने सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए उसे इतना दर्द दिया था। वह कांपते हाथों से मरहम की डिब्बी को पकड़ती है और आसकान की झुकी हुई पीठ को देखती है। आसकान ने जरूर ये मान लिया होगा कि उसे अपनी शर्ट उतारने के लिए कहना इस बात का इशारा, सिग्नल था कि मैं उसे फिर से कोड़ों से पीटना शुरू करने वाली हूं। तभी हम देखते हैं कि तनासिया बिना एक शब्द भी बोले धीरे से आरस्कान के पीछे जाकर बैठ जाती है और अपनी उंगलियों में मरहम लेकर उसके जख्मों पर लगाने लगती है। ये देखकर आरस्कान पूरी तरह हैरान हो जाता है। उसे अपनी आंखों और शरीर पर महसूस हो रहे इस अनपेक्षित स्पर्श पर यकीन नहीं होता। वो चौंक कर थोड़ा संभलते हुए बोलता है, आप ये क्या कर रही हैं? तनासिया बहुत ही शांत और कोमल आवाज में जवाब देती है, और क्या करूंगी, तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगा रही हूं। वो धीरे धीरे दवाई लगाते हुए आगे कहती है, इसलिए बिल्कुल शांत बैठे रहो, स्टे स्टिल। ये इन्फेक्शन को रोकने का मरहम है, इसलिए इससे तुम्हें कोई जलन या दर्द नहीं होगा। आसकान के जख्मों पर धीरे धीरे मरहम लगाते हुए तनासिया गहरे विचारों में खो जाती है और अपने मन में कहती है, भले ही आसकान के प्रति दयालु होना आखिरकार पूरी तरह बेकार, फ्यूटाइल साबित हो, लेकिन मैं इन गहरे जख्मों को देखकर भी अनदेखा नहीं कर सकती थी।